दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा नू के बारे में। जी हां, हम आपको बता दें कि नू विधानसभा के अंदर 2019 के अंदर किस प्रकार के परिणाम रहे थे और 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से टिकट के दावेदार रहेंगे उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ जातीय समीकरण के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। धन्यवाद अजय जी। जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आफताब अहमद को 52,311 वोट मिले थे। उनकी जीत मात्र 4,038 वोटों से हुई थी। वहीं बीजेपी की तरफ से दूसरे स्थान पर रहे थे, या ये कहें कि आफताब अहमद ने जाकिर हुसैन को हराया था 4,038 वोटों से, और वहीं जाकिर हुसैन को 48,273 वोट मिले थे। वहीं जेजेपी की अगर हम बात करें तो तैयब हुसैन घासेड़िया को 17,745 वोट मिले थे। आईएनएलडी के नासिर हुसैन को 3,583 वोट मिले थे और वहीं बीएसपी के अर्जन सिंह को 1,668 वोट मिले थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यही जो आंकड़ा, जो जीत 4,038 वोटों की थी, यही जीत लोकसभा चुनाव 2024 में 67,502 वोटों की हो गई। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी जीत 67,502 वोटों से हुई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहेगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो नू के अंदर जो जातीय समीकरण है, अनुसूचित जाति के जो मतदाता है करीब 14,000 हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, मुस्लिम वोटरों की बात करें तो करीब 1.25 लाख की आबादी है। और वहीं ग्रामीण मतदाता की बात करें तो करीब 1,85,000 के करीब ग्रामीण मतदाता हैं। और वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 15,000 मतदाता है। और खास बात यह है नू विधानसभा की, यहां से कभी भी बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई है, या ये कहें कि बीजेपी इस विधानसभा क्षेत्र से कभी भी जीतने का सुनहरा मौका हासिल नहीं कर पाई है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं आप नू विधानसभा क्षेत्र को? देखिए अजय जी, नू विधानसभा क्षेत्र जो है वो मेवात जिले का नू जिला मुख्यालय है। और यहाँ की जो राजनीति है, वैसे पूरे मेवात जिले की राजनीति मूल रूप से चौधरी तैयब हुसैन और खुर्शीद अहमद जी के बीच में ही घूमती रही है जी। और परंतु नू से का जो स्थानीय राजनीति है वो रहीम खान जी के परिवार और जो वर्तमान में विधायक हैं आफताब अहमद जी, उनके पिताजी खुर्शीद अहमद जी जो विधायक भी रहे, प्रदेश में मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और भी रहे और सांसद भी रहे जी, उनके बीच में घूमती रही है। तो परंतु यहाँ पे जैसा कि आपने कहा, आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई है, बिल्कुल सही बात है। पिछला जो विधानसभा चुनाव था वहाँ पे जाकिर हुसैन जी, जो चौधरी तैयब हुसैन जी के पुत्र हैं, तैयब हुसैन जी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों प्रदेशों में मंत्री रहे। बड़े राजनीतिक परिवार से वो जाकिर हुसैन जी आते हैं। उनके पारिवारिक सदस्य राजस्थान के कामा विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ते रहे हैं। और पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें एक सुनहरी अवसर था भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां से अपना खाता खोलने का, परंतु उस वक्त भी 4,000 के करीब वोटों से जाकिर हुसैन जी हार गए थे। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2024 का, उसमें मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो पिछले वर्ष जो मेवात में सांप्रदायिक दंगे हुए और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, उसका नुकसान कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को अभी
पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। जी, नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। आइए अब आपको उसी दिशा में ले चलते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें। जी हाँ, टिकट के दावेदारों की अगर हम बात करें तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से कौन से वो चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। जी हाँ, बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, अलग अलग टीमें भेजी गई और इंटरनल तौर से भी जो बातें सामने निकल के आई है, जिनके नाम सामने आए हैं, जो सर्वे में सबसे ऊपर रहे हैं, उन तमाम लोगों के नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में बीजेपी की तरफ से जो नाम आए हैं, जाकिर हुसैन पूर्व विधायक है और चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, और तैयब हुसैन के बेटे हैं जो कि पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में मंत्री रहे। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? देखिए अजय जी, बिल्कुल जाकिर हुसैन जी के परिवार का वहाँ पे बड़ा राजनीतिक कद रहा है और बड़ी एक विशेष बात ये है कि जाकिर हुसैन जी 3 बार विधायक रहे हैं और तीनों बार, एक बार कांग्रेस से, एक बार लोकदल से और एक बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं जी। और पिछला चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा और वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं जी। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो काफ़ी कम अंतर से, लगभग 4000 मतों के अंतर से ही चुनाव हारे थे। परंतु इस बार क्योंकि हमने पिछले दिनों जो सांप्रदायिक दंगे हुए मेवात में, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बैकफुट पे है और इसका कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहाँ उठाना पड़ेगा। तो परंतु यदि भारतीय जनता पार्टी जाकिर हुसैन जी के ऊपर अपना टिकट दे करके दांव खेलती है तो मैं समझता हूँ जाकिर हुसैन जी ही फिर भी वहाँ एक मुकाबला कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं। वहीं टिकट के दावेदारों में जाहिद खान का नाम भी शामिल है। जाहिद चेयरमैन भाई के नाम से जानते हैं, या ये कहें कि तैयब हुसैन के बेटे हैं और साथ में इंद्रजीत के समर्थक हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिद हुसैन जी भी क्योंकि उस इलाके में लगातार अपना जनसंपर्क में रहते हैं और राव इंद्रजीत जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संपर्क है, तो वो भी अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको जो अपने संपर्क हैं राव इंद्रजीत जी की वजह से कह लीजिए या उनके निजी तौर पर अपने संपर्क कह लीजिए, उनको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, वहीं डॉक्टर सारिक हुसैन है, डीएसपी के बेटे हैं, वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। टिकट के दावेदारों में उनका भी नाम है और साथ ही साथ नरेंद्र पटेल हैं जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, सारिक भाई जो हैं वहाँ पे बड़े लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं और वो भी क्योंकि लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा नरेंद्र पटेल जी की, क्योंकि वो पार्टी संगठन से आने वाले व्यक्ति हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको कहीं ना कहीं जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसमें हिंदू वोटों का, जिसको हम कह सकते हैं कि वजह से वो भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, वहीं सुरेंद्र उर्फ पिंटू जो है वो भी टिकट के दावेदार है। कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे और साथ ही साथ सुरेंद्र देसवाल जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे, गौ सेवक आयोग के भी अध्यक्ष रहे, वो भी टिकट की दावेदारी में प्रदीप जी शामिल है। बिल्कुल, आपने जो कहा, जो सुरेंद्र जी हैं या देसवाल जी की जो आपने बात कही है जी, दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के नज़दीकी लोगों में से हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व कह लीजिए, विशेष तौर पर मनोहर लाल जी के वो नज़दीकी लोगों में से रहे हैं, तो उनको पार्टी के नेतृत्व का कह लीजिए या वहाँ पे जो स्थानीय जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कह लीजिए या हिंदू मतों के अनुसार उनको कह लीजिए आप, उनको फ़ायदा मिल सकता है और वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। जी, अच्छी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। बीजेपी के बाद अब हम बात करते हैं आईएनएलडी के टिकट के दावेदारों की। जी हाँ,
इनेलो के दावेदार जो हैं उनमें जो नाम शामिल है अबीबुर रहमान का है। पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद रहीम खान के बेटे हैं और 4 बार एमएलए रहे मोहम्मद इलियास के भाई हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है इनेलो जो है वो वहां पे खाता खोल सकती है अबीबुर रहमान के माध्यम से? देखिए अजय जी, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें जिस तरीके का दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो मुख्य रूप से तो खुर्शीद अहमद जी और रहीम खान जी के परिवार के बीच में ही हमेशा से घूमती रही है, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो मेवात के दंगों का असर जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं यदि हबीबुर रहमान जी INLD के उम्मीदवार होते हैं तो उनको मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने से गुरेज करेगा और उसका फ़ायदा जो कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रति या कांग्रेस के प्रति जो के विपक्ष का वोट रहता है वो उनको मिल करके, और वो एक मैं समझता हूँ अब की बार वहाँ पे INLD के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकते हैं। जी, अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। वही टिकट के दावेदारों में हाजी सोहराब है, गांव शंकरखेड़ी से MP चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने हाजी सोहराब की जहाँ तक बात की है, वो चुनाव लड़ चुके हैं, INLD के कार्यकर्ता रहे हैं और INLD के नेतृत्व के काफ़ी करीबी लोगों में से हैं। तो जैसा कि मैंने हबीबुर रहमान जी के बारे में बताया, इसी तरीके से वो उनको भी फ़ायदा मिल सकता है, परंतु क्योंकि हबीबुर रहमान जी के सामने के साथ जो एक रहीम खान जी की विरासत की बात है, उसमें कहीं ना कहीं हाजी सोहराब पिछड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन वो भी क्योंकि जो वहाँ की स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के अनुसार वो भी काफ़ी अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जी, वही टिकट के दावेदारों में फकरुद्दीन, जी हाँ, एडवोकेट फकरुद्दीन है, हालांकि वो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ तैयब हुसैन घासेड़िया जो कि इंजीनियरिंग छोड़कर राजनीति में आए हैं और MP चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। देखिए, आपने जैसे वकील साहब की बात की है या तैयब हुसैन घासेड़िया जी की बात की है, दोनों लोग वहाँ पे लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो यदि पार्टी इनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाती है तो वो भी अच्छा प्रदर्शन करता है, और आज जो वर्तमान समय में INLD की स्थिति जिस तरीके से प्रदेश में है, मैं समझता हूँ उसके विपरीत जो नूंह विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे INLD के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अवसर इस बार के चुनाव में हो सकता है। जी बिल्कुल। INLD के बाद आइए अब हम बात करते हैं JJP के टिकट के दावेदारों की। तो उसमें शामिल है नासिर हुसैन, चेयरमैन बदरुद्दीन के बेटे हैं, जो कि JJP के जिला अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ सिराजुद्दीन सिराज नू के JJP के उपाध्यक्ष हैं। दोनों का नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए, जैसे आपने कहा, बदरुद्दीन जी के जो पुत्र हैं, बदरुद्दीन जी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लोकदल के बाद में जो JJP में चले गए, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने एक बार शायद चुनाव भी लड़ा है बदरुद्दीन जी ने, और मैं समझता हूँ कि हालांकि JJP वर्तमान में हरियाणा में थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनका अपना पुराने कार्यकर्ता होने के नाते से वो भी एक ठीक दावेदार हो सकते हैं और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। जी, वहीं सिराजुद्दीन सिराज जो हैं नू के JJP के उपाध्यक्ष हैं। देखिए, जहाँ तक बात सिराजुद्दीन जी की है, पार्टी संगठन में काम करते रहे हैं और उस नाते से लोगों के बीच में उनका लगातार आना जाना रहता है, तो वो भी अच्छे उम्मीदवार तो अच्छे हैं, परंतु क्योंकि पार्टी का वर्तमान में जनाधार में जो कमी आई है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। वो अपने निजी संपर्कों के तौर पे ही जो कुछ ना कुछ वहाँ पे कमाल दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी का वहाँ पे वर्तमान में जननायक जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में है। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की। अभी तक हमने जितने भी विधानसभा सीटों की बात की है, चर्चा की है, उसमें कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों की एक लंबी लिस्ट रही है, लेकिन ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, नू एक ऐसी जगह है, ऐसा हलका है जहां पर कांग्रेस पार्टी के केवल एक ही
टिकट के दावेदार हैं और वो हैं आफ्ताब अहमद, जो कि वर्तमान में भी कांग्रेस के विधायक हैं। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बात की विधानसभा सीटों की तमाम लोगों के नाम आते थे, लेकिन यहाँ पर आफ्ताब अहमद के सिवाय किसी का नाम सामने नहीं आ रहा। देखिए अजय जी, बिल्कुल आपने कहा कि आफ्ताब अहमद के अलावा कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया। देखिए, जैसे कि हम पहले भी एक बात कई बार करते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं पनप पाता है जी। इस इलाके में जो कांग्रेस के जो बड़ा नेतृत्व था, जिसमें खुर्शीद अहमद जी जिनके बेटे आज आफ्ताब हैं, और तैयब हुसैन जी जिनके बेटे जाकिर हुसैन हैं, रहीम खान जी जिनके बेटे हबीबुर रहमान हैं, ये सभी लोग एक समय में कांग्रेस के बड़े नेता थे। और इन लोगों के सामने कोई छोटा व्यक्ति कांग्रेस में अन्य व्यक्ति कांग्रेस में नहीं पनप पाया, और आज इन्हीं परिवारों के लोग अन्य विभिन्न पार्टियों में हैं। केवल खुर्शीद अहमद जी के पुत्र आफ्ताब ही कांग्रेस में हैं। तो इसलिए क्योंकि सारे बड़े पेड़ अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं और केवल मात्र खुर्शीद अहमद जी के जो राजनीतिक विरासत को संभाले हुए आफ्ताब कांग्रेस में, इसलिए मैं समझता हूं कि वहां पे अन्य कोई व्यक्ति नहीं पनप पाता। और क्योंकि आफ्ताब दूसरी बार विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं 2009 से 2014 तक, तो निश्चित तौर पे अब की बार का जो आने वाला चुनाव है, मैं समझता हूँ आफ्ताब के लिए काफ़ी सुखद परिणाम लेकर के आ सकता है। वैसे भी अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 67,502 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने वहां से जीत हासिल की है। हो सकता है इसलिए भी वो कुछ ज़्यादा उत्साहित हो। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने इसीलिए कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव उनके लिए सुखद परिणाम लेकर के आ सकता है, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी प्रदीप जी, अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि 9 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? देखिए अजय जी, मैं नहीं मानता कि वहाँ पे कोई त्रिकोणीय संघर्ष होगा। वहाँ पे अब की बार सीधा मुकाबला ही हो सकता है, और वो सीधे मुकाबले में भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काफ़ी सुखद स्थिति रहने वाली है। जी, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काफ़ी अच्छी परिस्थितियां बन सकती है। हालांकि क्या रहेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। ये थी 9 विधानसभा सीट के टिकट के दावेदारों की जानकारी। हमने बारीकी से जो सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे के अंतर्गत जितने लोग टिकट के दावेदारों में शामिल थे उनके नाम हमने बताए हैं। हालांकि टिकट किसको मिलेगी ये तो पार्टी आला कमान ही तय करेगा। हालांकि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो उसके दौरान भी हम एक बार फिर सर्वे करवाएंगे और एक बार फिर आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि 9 विधानसभा सीट में टिकट किसको मिलने जा रही है। आपकी नजर में अगर कोई ऐसा चेहरा है जो बीजेपी में, इनेलो में, जेजेपी में या कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहा है और वो इस सर्वे में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हर रोज विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, जी हाँ, हरियाणा की एक सीट के ऊपर हम टिकट के दावेदारों की चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिरकार टिकट के दावेदारों में कौन कौन से नेता शामिल है। कल फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ और आपको बताएंगे कि आखिरकार वहां के टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। तब तक दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत। नमस्कार।